हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस शानदार से सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत की सेकेंड बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूईटी के बारे में, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। क्या है सीयूईटी, सीयूईटी में कौन कौन जो है अपीयर हो सकता है, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है नहीं होता है, इसमें कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। जो एग्जामिनेशन देने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। क्या आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीयूटी देने के बाद कौन कौन से बेस्ट कोर्सेस हो सकते हैं, हर एक चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। अगर आप अभी 12th क्लास में हो और सीयूटी देने जा रहे हो या फिर 11th क्लास में भी हो तो भी आप दोगे ही आने वाले समय में। तो अगर आपको सीयूटी के बारे में जानकारी, मतलब आपको अगर सवाल आ रहा है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो हर एक सवाल का जवाब इस सेशन में आपको मिलेगा। तो बहुत शानदार सेशन होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत मजेदार सेशन। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी क्लासमेट्स होंगे ना, आपके साथ जितने भी पढ़ते होंगे, ठीक है, सभी को बता दीजिए कि भाई सीयूटी के बारे में एक ही वीडियो में हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो आइए आते हैं और सीयूटी के बारे में चर्चा करते हैं। सीयूटी 2022 में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। उसके बाद से इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की संख्या 14 लाख, 15 लाख ऐसे मतलब बढ़ती ही जा रही है और इसमें लड़कियों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 44-45% इसमें है, तो लगभग 50% आधे लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है सीयूटी के बारे में एक एक करके चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखो, सीयूटी जब नहीं आया था तो उससे पहले क्या होता था, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। उससे पहले होता क्या था कि जब आप 12th पास करते थे उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना है तो दो चीजें होती थी। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि अगर बीएचयू की बात करें तो ये अपना अलग से एग्जामिनेशन अपना कंडक्ट करवाते थे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जी, ठीक है, जो कि हमने भी पास किया 2019 में, फिर हमने जो है एडमिशन लिया तो 2020 में। इसके बाद जो है कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज थी जैसे कि अगर हम डीयू की बात करें, जहां पर आपको 12th के मेरिट के बेसिस पर आपको यहां पर एडमिशन मिलता था। अब जब मेरिट के बेसिस पे होता था तो कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों के मार्क्स थोड़े से ज़्यादा आते थे और उनको जो है थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता था, और जो कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जहां पर मार्क्स थोड़े कम दिए जाते थे, तो ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए, साथ ही साथ सभी बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक ऐसा व्यवस्था किया गया, जैसे आपने नीट एग्जाम का नाम सुना होगा, जेईई का सुना होगा, वैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये क्या है, एंट्रेंस टेस्ट है जो बच्चे क्लास 12th पास करते हैं उसके बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है, ठीक है। मतलब एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, उसके थ्रू आप वेरियस यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे आपको डीयू में जाना है, बीएचयू में जाना है, जेएनयू में जाना है, एएमयू में जाना है, जहां भी आपको पढ़ना है आप ये एग्जाम दो, ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, देन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब वो अलग अलग कट ऑफ आता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो वो डिपेंड करता है, बट आप ये एग्जाम दो पहले और इसके बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग कोर्सेस में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो सबसे पहले बात, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, एक ये एंट्रेंस एग्जाम पास करो, देन जाकर के आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। तो ये है सीयूईटी, ठीक है। अब इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी है, वो हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन के ऊपर कि कौन से बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो पहली बात, एक होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आप देखोगे तो सिंपल सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इतना कि भाई आपको 10+2 पास आउट अगर हो, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, बोर्ड से, तो 10+2 अगर आप पास आउट हो तो आप आराम से यहां पर इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। तो 10+2 पास हो, ठीक है, मतलब 12th पास हो, आराम से इसमें बैठ सकते हो एग्जामिनेशन में। एज लिमिट की बात, तो एज लिमिट में यहां पर कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया, ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया इनके द्वारा नहीं किया बताया गया है। एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है और एनटीए ने इसका कोई भी एज लिमिट नहीं बताया है, कोई भी एज लिमिट, अगर आप 12th पास किए हो आप इस पेपर को दे सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब एडमिशन जब हम लेते हैं, जैसे ये आप इसको पास करोगे, देन आपको जैसे बीएचयू में, तो बीएचयू में पढ़ना है तो बीएचयू के लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, मतलब स्पेसिफिकली जब देखेंगे तो हो सकता है कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको बताए कि भाई मेरे यहाँ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 22 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम एज आपकी 22 साल होनी चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी चाहे तो
क्राइटेरिया डाल सकती है, एज का क्राइटेरिया, लेकिन सीयूटी के एग्जाम में बैठने के लिए एज का कोई क्राइटेरिया मतलब लिमिट सेट नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन जब एडमिशन के टाइम पे, तो एडमिशन के टाइम पे हो सकता है कि अलग अलग सीयूटी ये एज लिमिट सेट कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन सीयूटी देने के लिए एज का कोई लिमिट नहीं है, बस 12th पास हो, आप आराम से जो है इसमें बैठ सकते हो। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपने कोर्सेज के बारे में हमको बता देते हैं। अगर आप अभी 12th में हो या फिर 11th में भी हो और चाह रहे हो कि नहीं 2025 का एग्जामिनेशन हमको देना है या 26 का देना है, तो आप हमारे कोर्सेज में जो है एनरोल कर सकते हो। सीयूटी यूजी में ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ हैं, ठीक है। BA BSc BCom BA LLB BCom VVOC, ये सारे, अगर कोई भी कोर्स अगर आपको चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो शानदार तरीके से, शानदार फैकल्टी के साथ, ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये सारे फीचर्स हैं हमारे कोर्सेज के, बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको ये क्लासेस मिलेंगी। 21 अगस्त लिखा है, लेकिन भारी डिमांड की वजह से हमने ये जो है एक्सटेंड कर दिया है। अभी अगस्त तक ये ऑफर चलेगा, 1 सितंबर से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जिनको भी प्रिपरेशन करना है सीयूटी के लिए 2025 के लिए, आप इस बैच में आ सकते हो। हजारों बच्चों का अब तक हमने सिलेक्शन करवाया है, अब अगला नंबर आपका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म डेट, तो आ जाते हैं कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर हम देखें तो 2024 का ये हम बता रहे हैं, तो 2024 में ये बच्चों आया था, 27 फरवरी से 26 मार्च तक यहाँ पर दिया गया था। मतलब फरवरी में आपका ये फॉर्म आउट हो गया था, तो फरवरी से मार्च तक आपको लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। देन ये है कि मतलब फी पेमेंट करने का वही 26 मार्च, तो ये थोड़ा पढ़ लेना। लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट है कि ये फरवरी से मार्च के बीच में आपका जो है, फरवरी से मार्च के बीच में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। तो तैयार रहना, जिनको भी 2025 का देना है तो अभी से ही थोड़ा सा प्लानिंग करना धीरे धीरे शुरू करो, क्योंकि फरवरी में आपका ये फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहना। वैसे हम चैनल पे आपको अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन की फ़ी क्या होगी। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो फ़ी कितनी लगेगी। तो फ़ी आपको जो है वो डिपेंड करता है कि कौन से कैटेगरी से हो। तो अगर कैटेगरी आपकी जनरल है तो जनरल कैटेगरी से आपको यहाँ पर 1000 फ़ी देना होगा। देखो इसमें होता क्या है ना कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न में। तो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, या फिर इसको हम टेस्ट पेपर भी बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। तो अगर आप 3 चूज करते हो, मतलब 3 चुनते हो अगर आप, ठीक है, जनरल टेस्ट हो सकता है, 2 डोमेन हो सकता है, या फिर लैंग्वेज हो सकता है, तो जैसे भी अगर आप चुनते हो, तो मान लो कि 3 सब्जेक्ट आप चूज किए तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन 3 के अलावा अगर आप चौथा चूज किए, ठीक है, तो आपको ये 400 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 1400 हो जाएगा। फिर मान लो 5वां भी चुन लिए तो 14 4 कितना हो गया, 1800। फिर आप मान लो 6ठा भी चुन लिए तो 18 से 24 हो गया। तो मैक्सिमम आपको 2400 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 6 सब्जेक्ट चूज करते हो तब, ठीक है। तो 12 यहाँ पर, ठीक है, 3 हो गया और 4 3 12, 2200 ही होगा। हमने 2400 बोल दिया, ठीक है, क्योंकि 4 है 1 का, ठीक है। तो 3 अगर आप और लेते हो तो 4 3 ये 1200 इधर हो गया और प्लस आपका 1000, तो 2200 रुपये मैक्सिमम आपको देना पड़ सकता है अगर आप 6 सब्जेक्ट चूज करते हो तब। लेकिन अगर आप 3 करते हो तो आपको 1000 ही लगेगा। और वैसे अगर बढ़ाते चले जाते हो तो 400 रुपये बढ़ता जाएगा। OBC NCL EWS हो तो 900 रुपये लगेगा और 375 आपका बढ़ेगा ईच सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और ये ST SC PWD थर्ड जेंडर हो तो 800 रुपये आपको लगेंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चूज करते हो तो 350 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो तो आपको यहाँ पर 4500 रुपये देना होगा ईच सब्जेक्ट के लिए, 1800 एक्स्ट्रा आपको जुड़ता जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया आपको फ़ी का कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। ओके, ये बात हो गई। फ़ी के बाद हम लोग आगे आ जाते हैं और आगे देखते हैं एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि मार्किंग स्कीम क्या है। तो मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से है बच्चों कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है, मान लो कि एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो अगर एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आपको मिलेंगे +5 मार्क्स, ठीक है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो। लेकिन वहीं पर अगर एक क्वेश्चन आप यहां पर गलत कर देते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप यहां पर 1 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो गलत करने पर आपको -1 हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर आप लूज कर जाओगे। वही यहां पर लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर करोगे तो 5 नंबर, और अगर इनकरेक्ट आंसर करोगे तो फॉर ईच क्वेश्चन लूज करोगे आप 1 मार्क्स, ठीक है, मतलब 1 नंबर आपको यहाँ पर लूज करने होंगे। ये हो गया, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है। फिर हम लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो इस बार क्या हुआ था, ये 2024 के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो 2024 में क्या हुआ था, हाइब्रिड मोड में यहाँ पर पेपर हुआ था। मतलब आपको कुछ पेपर्स ऐसे हुए, कुछ सब्जेक्ट्स के ऐसे, कुछ सब्जेक्ट जैसे जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट जो हुआ वो पेन पेपर मोड में हुआ, ठीक है। OMR सीट आपको भरना होता है ना, वो जो गोला भरते वो वाला, ठीक है। और कुछ
कुछ ऐसे भी पेपर हुए जहां पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पर यानी कि सीबीटी मोड पर पेपर यहां पर करवाया गया। तो ये दोनों चीजें हो सकती है। अब 2025 में हो सकता है कि सिर्फ सीबीटी मोड में हो या फिर हाइब्रिड मोड में हो सकता है, तो वो देखेंगे हम लोग जब नोटिफिकेशन आएगा 2025 का, तो वो हम आपको बताएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई इसमें जो है एनईपी के थ्रू यहां पर बताया जा रहा है कि यूजी 2024 के लिए था कि ये जितने भी लैंग्वेज लिखे गए इसमें किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस है, एक बार देख लेना, ठीक है, गिन करके देख लेना। तो इसमें किसी भी लैंग्वेज में आप यहां पर एग्जाम दे सकते हो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि भाई पेपर में और सारी चीज़ें हैं, वो भी देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं कि जो पूरे सब्जेक्ट्स हैं उसको डिवीजन कैसे कैसे किया गया है। तो सब्जेक्ट्स का डिवीजन पहले देख लीजिए। जैसे देखो सीयूटी में किया क्या गया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स इसमें आप पेपर देते हो, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट, जैसे आपके पास ये दिया गया कि आप 6 चूज कर सकते हो, लेकिन 6 के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट्स हो गए। तो उन 61 सब्जेक्ट्स को इन्होंने क्या किया, अलग अलग बांट दिया, अलग अलग सेक्शन में बांट दिया। ठीक है, तो सेक्शन वाइज बांट दिया। जैसे आप 12th क्लास में हो गए तो बच्चों को बांट दिया होगा, हो सकता है कि आपको सेक्शन ए में बैठाया गया हो, कुछ बच्चों को सेक्शन बी में, कुछ बच्चों को सेक्शन सी में। ठीक है, वैसे इन्होंने क्या किया कि सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सेक्शन बना दिए। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आप इसमें दे सकते हो, पेपर आप दे सकते हो, तो इसको 3 सेक्शन में, सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन आपका 2 हो गया, और तीसरा इन्होंने बांटा सेक्शन 3। तो 3 सेक्शंस में 3 अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने डिवीजन कर दिया। अब ये डिवीजन कैसे किया गया, तो जितने भी लैंग्वेज के पेपर होते हैं उनको इन्होंने कहा कि चलो ये सेक्शन 1 रहेगा। ठीक है, और जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट्स ये कौन कौन से, ये देख लेना एक बार। डोमेन सब्जेक्ट्स इनको इन्होंने कहा कि ये भाई हमारा सेक्शन 2 रहेगा, और एक जनरल टेस्ट होता है जो कि सेक्शन 3 कहा गया। अब इन्होंने लैंग्वेज को भी 2 पार्ट में बांट दिया, सेक्शन 1A कर दिया, मतलब ये जो 1 है सेक्शन पहला, उसको 1A और 1B 2 पार्ट्स में इन्होंने बांट दिया। तो सब्जेक्ट 1A में इतने सारे लैंग्वेज हैं, आप जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 लैंग्वेज यहाँ पे हैं। ठीक है, ये 13 लैंग्वेज इधर हो गए। देन और भी लैंग्वेज है जिसमें आप देखोगे तो इसमें मेजरली देखो तो कई सारे जो है इसमें वो बाहर के लैंग्वेज भी हैं, मतलब फॉरेन लैंग्वेज है इसमें। ठीक है, तो मेजरली इसमें संस्कृत को भी रखा गया है। तो ये सारे लैंग्वेज आ जाते हैं 1B में। तो इतने सारे टोटल आप जोड़ो तो लगभग 33, ठीक है, 33 लैंग्वेज यहाँ पर आपके हो जाते हैं, पीछे दिया हुआ है। तो ये 33 लैंग्वेज इसमें हो गए सेक्शन 1 में। ठीक है, अब सेक्शन B में आ जाते हैं, मतलब 2 में आ जाते हैं। तो इसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप 12th में इसको पढ़ते हो। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आप फ्रेंच ना पढ़े हो, ठीक है, इटालियन ना पढ़े हो, लेकिन आप सीयूटी में इसको ऑप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपने गुजराती ना पढ़ा हो, बट गुजराती ले सकते हो, लेकिन आना भी तो चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी, और फिर ठीक है। अब देख लो यहाँ पर कि डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से, तो अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, ये जो है कॉमर्स वाले बच्चे इसको लेते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, ये सब है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे है। सोशियोलॉजी, संस्कृत है, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स है, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब एक बार देख लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप, इसको हम कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये समझ लो, ये सारे के सारे क्या है, डोमेन सब्जेक्ट्स। और ये तो लैंग्वेज वाला है, तो ये लैंग्वेज, इसका नाम ही है लैंग्वेज। और ये जनरल टेस्ट तो अलग होता है, जो कि आप 12th में जनरली मतलब नहीं पढ़ते हो। ठीक है, इसमें रीजनिंग, वो सब, करंट अफेयर, जीके जीएस, वो सब तमाम सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, ये डिवीजन हो गया पूरा, आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि भाई 3 पार्ट में बांटा गया है। अब जब हम पीछे आएंगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें हल्के से आराम से समझ में आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये एग्जाम पैटर्न ही समझ रहे हैं हम। 33 लैंग्वेज है टोटल 61 टेस्ट पेपर्स हैं, यानी सब्जेक्ट्स हैं टोटल कितने, 61। इसमें 33 लैंग्वेज है, जो कि पीछे देखा, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, और एक आपका है जनरल टेस्ट। टोटल मिलाकर के 61 सब्जेक्ट्स हो गए। इसी 61 में से आपको 6 चूज कर सकते हो। ठीक है, इसी 61 जो कि हमने आगे दिखाया अभी, उसमें से 6 को आप चूज कर सकते हो, मैक्सिमम 6। ठीक है, अब आगे देख लो चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर्स। तो चॉइस आपके पास होगा कि मैक्सिमम आप 6 टेस्ट पेपर आप चूज कर सकते हो। अब इसमें भी स्पेसिफिकली बताया गया है कि 4 या 5 आप डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट
एंड 1 और 2 लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप 4 डोमेन सब्जेक्ट लेते हो, 4 डोमेन सब्जेक्ट अगर आप ले लिए तो एक जनरल टेस्ट ले लो और एक आप लैंग्वेज ले लो। लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 डोमेन सब्जेक्ट ले लेते हो तो फिर आपके पास जनरल टेस्ट बचेगा, एक ही बचेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हम बता देंगे अभी कि आप कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, लास्ट में हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये आप इस हिसाब से कर सकते हो, 4 या 5 डोमेन ले सकते हो। इसमें बताया गया 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेज। तो आप 2 लैंग्वेज भी ले सकते हो, आपका मर्जी करे, एक लो या ज़्यादा 2 भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें मना नहीं किया गया है आपको, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कैंडिडेट मे चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आप ले सकते हो इंडियन और फॉरेन दोनों में से कोई भी, जो कि हमने वो 33 लैंग्वेज जो दिखाया उसमें से आप मैक्सिमम 6 ले सकते हो और उसमें से आप यहां पर लैंग्वेज ले सकते हो, डोमेन ले ही सकते हो और जनरल टेस्ट, तीनों को मिला करके तीनों सेक्शन से आपको लेने होंगे और मैक्सिमम आपको यहां पर 6 ले सकते हो। अब ये कंपलसरी नहीं कि तीनों सेक्शन लेना ही है, आप चाहो तो जनरल टेस्ट छोड़ भी सकते हो, ले भी सकते हो, लेकिन जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा उसके बारे में देखेंगे। इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि भाई कम से कम एक लैंग्वेज ले लेना, क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में जब वो अपना मैपिंग करते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक लैंग्वेज अगर आप क्लियर होगे तो आप एलिजिबल हो जाते हो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। तो आप एक लैंग्वेज कम से कम ले लेना। मीडियम ऑफ द टेस्ट, तो वही 13 लैंग्वेज जो हमने दिखाया था वही सब, असमीज, बंगालीज, इंग्लिश, इसमें किसी भी माध्यम में आप पेपर दे सकते हो। अब यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि पीछे हम लोग देख लिया था, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लो। टोटल क्वेश्चंस जब यहाँ पर देखोगे तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन ही बनाने होंगे, मतलब 10 आपको चॉइस दिया जाता है कि आप 10 जो है वो कंपलसरी नहीं होता, आप उसको जो है ऑप्शनल मान लो, उसको छोड़ सकते हो। 50 में से 40 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं, 50 में से 40 ही क्वेश्चन, चाहे वो लैंग्वेज का हो या फिर डोमेन का हो। तो जो भी हमने 27 डोमेन और ये 33 जो लैंग्वेज दिखाया, डोमेन और ये लैंग्वेज, इसमें आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो 40 बच्चे 200 का ये होता है, डोमेन भी और आपका लैंग्वेज भी, तो 200 नंबर का सब होता है। 50 में से 40 क्वेश्चन आप बनाओ, 10 आपके पास चॉइस होता है। और यहाँ पर 50 आउट ऑफ 60, मतलब 60 में से 50 बनाने होते हैं, किसमें, तो जनरल टेस्ट में। जनरल टेस्ट में क्या होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 में से आपको 50 ही बनाने होते हैं और बाद बाकी जितने उसमें से 50 में से 40। तो जनरल टेस्ट में भी आपको 10 जो है यहाँ पर चॉइस दिया जाता है, 10 क्वेश्चन का, आप उसको छोड़ सकते हो। तो जो जनरल टेस्ट होता है वो कितने का, 250 नंबर का हो जाता है। और यहां पर कहा जा रहा है कि देखो जितने भी पेपर्स हैं सबके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। कितना, 45 मिनट्स दिए जाएंगे। जितने भी पेपर्स हैं, चाहे लैंग्वेज हो चाहे डोमेन हो, कितने दिए जाएंगे, 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है, 45 मिनट्स में। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप देखो, जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड यहाँ पर जनरल टेस्ट भी इसमें शामिल है। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दे, क्योंकि आप सोचो कि मैथ का अगर रहेगा तो उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम, यानी 15 मिनट ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, तो 60। तो आपको टाइम का अगर देखोगे तो टाइम आपको 45 मिनट्स और कुछ सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, तो 60 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है। मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब में जनरल टेस्ट में आपको 60 मिनट मिल रहा है और बाद बाकी जितने भी डोमेन और लैंग्वेज के हैं उसमें आपको 45 मिनट्स दिए जा रहे हैं। तो ये टाइम भी आपने समझ लिया। और देन यहाँ पर शिफ्ट है कि आप जितने भी शिफ्ट में कराएगा, 2-3 शिफ्ट में, ठीक है, वो जरूरी नहीं है उतना। वही चीज देखो यहाँ पर अच्छे से समझा दिया गया है, ठीक है, अच्छे से समझा दिया गया टाइम वाला, ठीक है, कितने क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं आपको, ये सब यहाँ पर बता दिया। इधर नीचे टाइम लिखा हुआ है, 33 लैंग्वेज और 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है, ठीक है। यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 40 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देन यहाँ पर जनरल टेस्ट में, तो जनरल टेस्ट में आपको 60 में से 50 क्वेश्चन बनाने होंगे, ओके, 60 में से 50 क्वेश्चन, अच्छे से समझ लो, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चों को पेपर दे देते हैं, पेपर के बाद भी ये सब उनको पता ही नहीं रहता है, ठीक है। ये जब जानते रहोगे तो आप गलतियां कम करोगे आने वाले टाइम पे, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर वही है कि टाइम दिया गया है कि आपको जो है मैक्सिमम 6 यहाँ पर चूज कर सकते हो, और यहाँ पर ये जब वही है, ठीक है, 50 में से 60 जो पीछे ऊपर हमने देखा। कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि कम से कम एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट तो एक ही है, वो आप इसको जरूर ऑप्ट करना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ये हमने समझ ही लिया था। इसके बाद आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो एग्जाम पैटर्न हमने समझ लिया। अब सिलेबस क्या होगा कि भाई अगर हम दे रहे हैं जनरल टेस्ट हमने ऑप्ट किया तो जनरल टेस्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा। तो ये समझ लो कि अगर हम देखेंगे लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में क्या होता है ना, जैसे हम हिंदी की बात करें, क्योंकि हिंदी का हमने पेपर देखा है, इंग्लिश का भी देखा है, तो होता क्या है कि यहाँ पर लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कई सारे सवाल, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे देगा, नीचे 5-5 सवाल रहेंगे, तो वो बच्चे मतलब जनरली आराम से बना लेते हैं, आराम से ठीक ठाक आते हैं, उसको बच्चे आराम से बना लेते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर ये जो है फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, ठीक है, ये सब यहाँ पर किसी भी प्रकार का हो सकता है। जो पैसेज आएगा वो फैक्चुअल भी हो सकता है, लिटरेरी भी हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, ठीक है। लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी से भी सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में जनरली आप समझो कि ग्रामर पोर्शन, ठीक है, ग्रामर से आपको ज्यादातर सवाल पूछे जाएंगे और आपका जो है एक कॉम्प्रिहेंशन जो होगा वो, ठीक है, पैसेज जो, तो पैसेज प्लस ग्रामर, ये आपको मान के चलो मोटा मोटी कि जो आप ग्रामर में पढ़ते हो हिंदी में या इंग्लिश में या फिर जो भी आपका विषय है, ठीक है, जो भी लैंग्वेज है उसमें जो उसका ग्रामर होता है और कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों चीजें मेजरली यहाँ पर पूछी जाती है। तो ये इसका सिलेबस है, ठीक है। अब जो डिटेल सिलेबस है वो वीडियो मिलेगा आपको कि हिंदी का क्या सिलेबस है, वो रजनी सर आपको देंगे, ठीक है, उसके लिए चिंता मत करो। अब यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट्स में जैसे कि अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का क्या सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर जो सिलेबस होता है वो सिलेबस 12th क्लास का सिलेबस होता है। 12th क्लास में जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है वही सिलेबस यहाँ पर आपको दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन आपके 12th क्लास के जो भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी है वहीं से क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हो, जैसे ये वेबसाइट आप आओगे nta.ac.in, exams.nta.ac.in, अगर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो। तो जिनको भी आपने डोमेन का, जैसे कि अब पहले आप डिसाइड कर लो कि कौन सा डोमेन आपको देना है, तो मान लो हमको हिस्ट्री देना है, तो क्या करेंगे, हिस्ट्री वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका सिलेबस ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हो अपना, ये देखो पूरा क्लास 12th का, क्लास 12th में जो पढ़ते हो वही इसका सिलेबस होता है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन, ठीक है, हड़प्पा आर्कियोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है। फिर यहाँ पर सोशल हिस्टोरिकल यूजिंग द महाभारत, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूप के बारे में, फिर ये सब कुछ यहाँ पर है, रिलीजियस हिस्ट्रीज, ये आपने पढ़ा होगा अगर आपका हिस्ट्री है तो, ठीक है। तो जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो वो सारे यहाँ पर सिलेबस में ये दिया गया है, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये सिलेबस अगर किसी को देखना है तो अपने सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो, डोमेन का सारा यहाँ पर दिया गया है, जो भी डोमेन आप ऑप्ट कर रहे हो वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया, इस वेबसाइट पर आकर के देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ये काम आपका आसान हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर जनरल टेस्ट का सिलेबस, तो जनरल टेस्ट में देखो, जनरल टेस्ट में ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। जैसे जनरल टेस्ट में जनरली हमने देखा है, क्योंकि मैं भी इसमें जो रीजनिंग मैथ मैंने काफ़ी सालों से इसमें, मतलब जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ तब से हम इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 2022 से ही और उससे पहले भी जब ये CUT नहीं आया था तब से हम इस पर काम कर रहे हैं। जैसे BHU का एंट्रेंस हो गया, ठीक है, JNU का एंट्रेंस हो गया, तो उस पर हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो है जनरल टेस्ट का जो सिलेबस आ रहा है वो इसमें रीजनिंग आ रहा है, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स, मतलब जनरल मैथ्स, ठीक है, और प्लस आपका GK GS और करंट अफेयर सब इंक्लूडेड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो जो 60 क्वेश्चन आएंगे उसमें से लगभग 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, लगभग 20-25 क्वेश्चन मैथ से भी होते हैं और लगभग 20-25 क्वेश्चन आपके GK GS है, मतलब 20-20 का ये आप एवरेज मान सकते हो। तो यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे, मैथ्स के आएंगे और GK GS के, टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये सब आप पढ़ सकते हो, वही चीज़ बताया गया कि जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वही है। आप बस इतना समझ के चलो, रीजनिंग आएगा, जनरल मैथ आएगा, GK GS, करंट अफेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस हमने देख लिया यहाँ पे। सिलेबस के बाद ये देखते हैं कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब तो 2024 का अगर आप देखोगे तो NTA ने ये डेटा बताया, तो इन्होंने बताया कि टोटल ऐसे 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट 2024 में किया है। हो सकता है 2025 में और संख्या बढ़ भी जाए। तो इसमें देखोगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। वैसे इसमें देखोगे सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको इसमें लगभग दिख जाएंगे, ठीक है। इसमें जितने भी है इसमें 44 का लिस्ट दिया गया, 44 इसमें पार्टिसिपेट किए। अगर आप चाहते हो ये देखना कि भाई कहाँ से देखेंगे कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट किया, तो आपको अगेन उसी वेबसाइट पे आ जाना है और ये यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जाओगे तो ये सारा यूनिवर्सिटी आपको दिखेगा। अब जो हमने लिस्ट बताया आपको उसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया गया। ये सबसे ऊपर देखो क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, 2024 में ये CUT में पार्टिसिपेट किया। अब आप चाहो तो मतलब आप 2025 में, या आप चाहो तो खुद ही देख सकते हो, और हो सकता है 2025 में 1-2 और बढ़ भी जाए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल देखोगे तो मतलब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलाकर स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और आपका जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सबको मिलाकर के लगभग 300 ऐसे संस्थान हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत मतलब एक बहुत ब्रॉडर हो जाता है, उसमें आप कहीं भी चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। देखो इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस पर क्लिक करोगे तो सारा स्टेट यूनिवर्सिटी आपको दिखा देगा, ठीक है। और कहाँ चला गया ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी दिखा रहा था, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सब भी देखो, ठीक है। ये से देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे इसमें देखोगे, मतलब 150 के आसपास डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये देखो, ठीक है। ये देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें है, तो चिंता नहीं करना है। एक बार आप CUT दे दिए तो आपके पास बहुत मौका होगा, जहां भी आप पढ़ना चाहते हो आप इनका रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आप एक एक करके चेक भी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने सिलेबस देख लिया, अब ये भी देख लिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब आ जाते हैं कि भाई बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। जैसे कि देखो, जैसे ही ये फॉर्म आएगा फरवरी मार्च में, जैसे कि बताया हमने कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएगा तब आपके पास एक यहाँ पे चूज करना होगा कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाह रहे हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया ना कि मैक्सिमम आप यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हो। तो 6 सब्जेक्ट जो होगा वो हम कौन कौन सा लेंगे, तो ये हम यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे अच्छा क्या होगा आपके लिए। देखो अगर आप DU को टारगेट करोगे, ठीक है, DU को, तो DU में ऐसा है कि सब्जेक्ट आपका वही होना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट आपका वही होना चाहिए जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ये मैंडेटरी है DU के लिए, खासकर आपने जो 12th क्लास में पढ़ी है। जैसे 12th क्लास में मैंने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है, तो CUT में मुझे, CUET के एग्जाम में भी मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर जियोग्राफी ले लूँ, ठीक है, या फिर मैं हिस्ट्री ले लूँ, तो मैं DU में नहीं पढ़ सकता, DU में मैं एलिजिबल ही नहीं रहूँगा। तो DU के लिए ध्यान देना कि जब आप अगर DU को टारगेट करो, अब मैक्सिमम बच्चे DU को टारगेट करते ही हैं, तो एडवाइस मैं यही करूँगा आपको कि जब आप डोमेन सब्जेक्ट लोगे, मतलब डोमेन जो आप 3 लोगे, ठीक है, अगर मैक्सिमम आप 3 ही लेना, ठीक है, 3 से आपका काम हो जाता है। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट जब आप लोगे तो 3 डोमेन सब्जेक्ट आप वही लेना जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। 12th क्लास में हो सकता है किसी ने हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ा हो सकता है किसी ने कॉमर्स वाले सब्जेक्ट पढ़े हो, तो जो भी आपने पढ़ा है उसी में से 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लेना। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होगा कि एक लैंग्वेज ले लेना, ठीक है, एक लैंग्वेज ले लेना। अच्छा, JNU में अगर आप टारगेट करोगे तो JNU के लिए आपको इंग्लिश कंपलसरी है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा। अगर आप हिंदी लेते हो तो फिर आप JNU में नहीं जा सकते हो, अगर और कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेते हो तो नहीं जा सकते हो। आप अगर JNU जाना चाहते हो तो आप इंग्लिश जरूर लेना, ठीक है। और भी कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है, तो ज़्यादातर अगर आप इंग्लिश ले लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपका काम हो जाएगा अगर आप इंग्लिश लेते हो। तब आप हिंदी भी ले सकते हो, जैसे BHU में आना चाहते हो तो BHU में आपको हिंदी चाहिए होता है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी चल जाएगा। अब देखो DU के बारे में बता दिया हमने और JNU के बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो एक लैंग्वेज मेरी ओर से मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो एक लैंग्वेज ले लेना और 3 डोमेन ले लेना, और कोशिश करना वही डोमेन लेना जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं वही डोमेन यहाँ पर लेना। और मैक्सिमम बच्चे लेते भी हैं वही डोमेन, क्योंकि देखो अगर हम पढ़े हैं फिजिक्स और हम ले लेंगे जियोग्राफी, तो जियोग्राफी जाहिर सी बात है कि हमको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है हम उसमें कम मार्क्स लेकर के आएंगे। लेकिन अगर मैंने मैथ पढ़ा है तो मैथ पर मेरा कमांड है, तो मैं मैथ ही लूँगा, ठीक है। तो मतलब एक हिदायत दे रहा हूँ कि भाई जो आपने 12th में लिया है वही 3 डोमेन आप यहाँ पर ले लेना, ठीक है। और इसके बाद GT ले लेना। तो अगर आप ये 5 सब्जेक्ट ले लेते हो, 6 लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये 5 ले लेते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाओगे, लगभग सभी में हो जाओगे, ठीक है, ये ले लेना। कुछ ऐसे भी कोर्सेस हैं जहाँ पर अगर आप जैसे इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स में मैथ्स आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। DU में अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, ठीक है, वो आपको लेना होगा इस डोमेन में। तो ये 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, आप चाहो तो 2 लैंग्वेज भी ले सकते हो, जैसे एक लैंग्वेज हो गया इंग्लिश और साथ ही साथ हिंदी भी ले लो। तो अगर आप ये 5 लेते हो, मिनिमम आप 5 ले लेते हो तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हमने बता दिया। अब आ जाते हैं कि भाई बेस्ट UG कोर्सेज कौन से होंगे। जैसे ही आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया तब आपके पास समस्या आ जाएगी हम कौन से कोर्स में पढ़ें, हम BA करें, BSc करें, तो वो तो हम आपके ऊपर अभी छोड़ देते हैं। आप अपने से डिसाइड करना कि आपको BA करना है, BSc करना है, BCom करना है, BA LLB करना है, जो भी आपको करना होगा वो अपने ऊपर अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइड टू चूजिंग द बेस्ट डिग्री, बट ये गाइड हम उतना नहीं कर पाएंगे अभी, उसके लिए अलग से वीडियो लाना पड़ेगा। बट अभी के लिए बस इतना बता रहे कौन कौन से कोर्सेस होते हैं जो 12th के बाद आप कर सकते हो।
ये CUT देने के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो ये कौन कौन सा कोर्स, तो आप BA कर सकते हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन होगा, आप BSc कर सकते हो, आप BCom कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो BA LLB कर सकते हो जो कि बहुत डिमांड में रहता है, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, BCA कर सकते हो जो कि CUT के थ्रू मिल जाएगा, BTech भी कई जगह मिल जाता है, जैसे DU में भी BTech होता है तो यहाँ से BTech भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, BBA भी होता है, ठीक है, BBA भी मिल जाएगा, BMS भी मिल जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज बहुत डिमांड में रहते हैं, ये सारे कोर्सेज जनरली बच्चे यही सारे कोर्सेज लेते हैं। तो आप इन सारे कोर्सेज में से डिसाइड कर लेना कि कौन सा कोर्स आपको करना है, अभी से डिसाइडेड रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो अच्छे से डिसाइड कर लेना कौन सा कोर्स आपको अंडर ग्रेजुएशन में करना है। अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि देखो होता क्या है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में एक एक करके हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपको 12th पास करना होगा, 12th पास आउट हो गया, देन आपको CUT का एग्जाम देना होगा, CUT एग्जाम आपने दे दिया, ठीक है, CUT का एग्जाम, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा, NTA आपको एक स्कोर कार्ड थमा देगी कि लो बच्चा आपने जो इतने सब्जेक्ट इतने आपने चूज किया था, हर सब्जेक्ट में आपके नंबर दिख जाएंगे, इतना मार्क्स आपके आ गए। अब इसके बाद होगा क्या, आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा, देन अलग अलग यूनिवर्सिटी का, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है, जैसे मान लो किसी को DU में पढ़ना है तो DU क्या करेगी, अपना CSAS पोर्टल ओपन करेगी, ठीक है, DU का CSAS पोर्टल है, कॉमन सीट अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट सिस्टम, CSAS पोर्टल। तो ये CSAS पोर्टल इनका है, BHU का अलग पोर्टल है, AU का अलग पोर्टल है, तो सबका अलग अलग पोर्टल है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज समर्थ पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। तो DU के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके लिए अलग फी देना होगा, BHU में अलग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके लिए अलग फी, AU के लिए अलग फी, JNU के लिए अलग फी। तो आपको स्कोर कार्ड आने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, देन रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद वही काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग, तो वो अपना काउंसलिंग में आप देखोगे कि कट ऑफ जारी करेंगे, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आएगा, देन सेकेंड राउंड का कट ऑफ आएगा। तो मान लो कि BA में अगर एडमिशन लेना है हमको, तो BA में कट ऑफ के अंदर अगर हम आ जाते हैं, मान लो कि किसी भी कोर्स में अगर 300 कट ऑफ गया है, मेरा मान लो 320 नंबर था, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, इस कोर्स में मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको फिर एडमिशन हो जाता है, फिर एडमिशन का फी पे करोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस चलता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपको यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए पहले तो CUT देना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है कि आप किस तरीके से DU, BHU, JNU में पढ़ सकते हो। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस भी बता दिया। अब आते हैं लास्ट में कि भाई तैयारी कैसे करनी है, कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया, हर एक चीज़ इसमें बता दिया, आप कुछ नहीं छोड़ा आपने। अगर कुछ छूट भी गया तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कि 2025 जो भी 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, अभी आप 12th में हो, ठीक है, और चाह रहे हो कि नहीं 2025 का एग्जामिनेशन देना, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि गैप ईयर ले लेते हैं, जैसे कि 2024 में उन्होंने दिया होगा पेपर, बट हो सकता है कि उनके मार्क्स कम आए और वो JNU में पढ़ना चाहते थे लेकिन JNU उनको नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, हो सकता है कि वो दोबारा से पेपर दें। तो कई सारे बच्चे दोबारा भी अपीयर होते हैं। तो जो भी बच्चे हों, चाहे आप दोबारा अपीयर हो रहे हो, गैप ईयर आपका या फिर गैप ईयर नहीं भी है, तो 2025 के लिए पेपर देना चाह रहे हो, तो तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ शॉर्ट में। इसके लिए तो और भी वीडियो बन सकता है, बना दूंगा मैं अच्छे से, बट अभी के लिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करनी है प्लानिंग। जैसे मान लो कि हम जैसे टूर पर जा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि आपको जाना है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ जाना है आपको टूर पर। तो जब टूर पर जाओगे तो टूर पर अचानक से ऐसे थोड़ी निकल जाते हो, चलो बाना से मतलब कपड़ा लत्ता पहना और एक बैग उठाया तुरंत चल दिया, भाई ऐसे तो नहीं जाते हो। पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि भाई कितना दूर है, पहले तो देखोगे गूगल मैप पे कितना दूर है, ठीक है, कितना किराया लगेगा, हाँ क्या क्या हमको पैकिंग करनी है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको आप अपने बैग में पैक करते हो, कितने दिनों के लिए जाना है, कितना खर्चा होगा, कौन गाड़ी से जाएंगे, हर चीज़ प्लान कर लेते हो। तो वही आपको प्लानिंग यहाँ पर भी करनी है। तैयारी से पहले प्लानिंग करनी है कि भाई हमको कौन से कोर्स में दाखिला लेना है, हमको BA करना है, BSc करना है, कौन कौन सा हमको सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा, कितने मार्क्स लाने होंगे तो हमारा एडमिशन होगा। तो ये सारा प्लानिंग पहले आप कर लोगे, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू करोगे, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू करोगे, ठीक है। तो तैयारी शुरू कैसे करोगे, तो तैयारी शुरू करने से पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, आप PYQ देख लेना, जो इस साल का पेपर हुआ है 2024 का, ठीक है, 2023 में हुआ है, उससे पहले 2022 में हुआ है। तो जो भी पेपर हुए हैं वो सारा पेपर आप इकट्ठा करोगे और पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जैसे GT आप ले रहे हो तो GT का पेपर उठाओ और उसमें देखो GT में सवाल कैसे कैसे पूछे गए। तो PYQ कम से कम आपके पास 10 सेट तो होने चाहिए, ठीक है। 10 सेट आप PYQ
ले लो और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, या कम से कम देखो उसको कि कैसे क्वेश्चन आए। और इसके बाद आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस आपको पता है डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस तो दिया ही गया है पोर्टल मतलब वेबसाइट पर अभी हमने दिखाया, ठीक है। और आप चाहो तो हमारे चैनल पर भी अलग अलग सब्जेक्ट का जो है वो अभी अपलोड होता रहेगा सिलेबस, तो उसको भी आप देख सकते हो कि सिलेबस क्या है, क्योंकि हम लोग जो सिलेबस बताते हैं वो एकदम इन डेप्थ एनालिसिस के द्वारा बताते हैं। पीवाईक्यू उसमें इंक्लूडेड होता है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं, देन आपको सिलेबस का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि सिलेबस में तो हर चीज़ दे दिया गया है कि 12th में जितना पढ़ा है, तो क्या ऐसा है क्या कि 12th के हर टॉपिक से उतना ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बराबर मात्रा में नहीं, किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी से कम पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो अभी एक सेशन मतलब धीरे धीरे ये आने वाला है, उसको जरूर फॉलो करना, आपको मदद मिलेगी उससे, ठीक है। और फिर आपको सिलेबस आप देख लोगे, देन आप वही तैयारी अपना शुरू करोगे। आप मदद ले सकते हो, आप चाहे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, और बेस्ट कोचिंग आपको पता है ये सीयूटी के लिए कौन सा है, तो सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सीयूटी कॉन्सेप्ट आप ज्वाइन भी कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। फिर परफॉर्म, तो लास्ट में आप परफॉर्म तो करोगे ही, लेकिन परफॉर्म करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। अगर आपने प्रिपरेशन बहुत सही से कर लिया, बहुत अच्छे जगह से कर लिया, बहुत अच्छे मटेरियल पढ़ लिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, आप परफॉर्म करोगे ही करोगे, अच्छा करोगे ही करोगे, परफॉर्म करने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा हमने आइडिया यहाँ पर दे दिया है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि नहीं हर एक चीज़ प्रॉपर प्लानिंग के साथ और मतलब बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन फैकल्टी के साथ अगर आप जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, अगर आप कोई कोचिंग ढूंढ रहे हो, तो भाई बेस्ट कोचिंग है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज किंग, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर सकते हो और अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करो और अच्छे से प्रिपेयर करो, देन आप परफॉर्म करो, ठीक है। तो यूजी के ये सारे कोर्सेज चलते हैं। और हमने ये नहीं बताया कि सीयूटी जो है वो पीजी के लिए भी होता है, ठीक है, क्योंकि पीजी वाले सारे बच्चे जानते ही हैं। तो ये हमने जो है उन बच्चों के लिए टारगेट किया जो बच्चे 12th पास कर रहे हैं, अभी इस साल 2025 में पेपर देंगे। और जो पीजी कर रहे हैं उनको तो सबको पता ही होता है कि सीयूटी के बारे में, तो उनके लिए हमने इसमें नहीं बताया। जो सीयूटी होता है वो यूजी के लिए भी होता है, पीजी के लिए भी होता है, ठीक है। तो पीजी के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके भैया हैं, ठीक है, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये A to Z सारा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। किससे रिलेटेड, तो हमने सीयूटी के बारे में हर एक डिटेल आपको बता दिया। और भी कोई सवाल मन में, और भी कोई शंका होगा सीयूटी से रिलेटेड, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ, जितना भी आपका स्कूल है ना, स्कूल में जितने भी फ्रेंड्स होंगे सबको एकदम शेयर कर देना, आग की तरफ फैला देना एकदम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।